गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइस, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और मोस्टली ना केवल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटिटिवली पूछे जाते हैं, बल्कि बच्चे 98% 99% इसको गलती करके आते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्रिकी पॉइंट्स हैं जहां पर बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। मेरा एक एक वर्ड इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस जो सीबीएसई में पूछे जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, उनका आंसर है। तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से सुनेंगे इनको। जैसे हम बच्चों पहले पढ़ रहे हैं इसके अंदर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के बारे में। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बता रहा है हमारा बच्चों यहाँ पर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ते हैं। डाइल्यूशन का मतलब वाटर ऐड करना, पानी ऐड करना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो बच्चों हमारी क्या क्या होता है, एक तो मोलर कंडक्टिविटी होती है जिसको हम कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है जिसको हम कैप इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारी कंडक्टेंस होती है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों की तीनों बच्चों इंक्रीज होती हैं ऑन डाइल्यूशन। क्यों इंक्रीज होती हैं? क्योंकि डाइल्यूशन करने पर, वाटर ऐड करने पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। ये कॉमन बात है, सबको पता है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन यहां से आता है, जो ब्लू कलर के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहां से आता है। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी या फिर दूसरा कंडक्टिविटी का नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। अब ये पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया बच्चों? आप एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सारे तो इंक्रीज होते ही होते हैं। लेकिन जब हम बात कंडक्टिविटी की करते हैं, जब हम बात कैपा की करते हैं, जब हम बात कंडक्टिविटी की करते हैं, कैपा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ऐसे। तो जब भी बात बच्चों कैपा की होती है, कंडक्टिविटी की बात होती है, तो होता क्या है? कंडक्टिविटी यानी कैपा का फॉर्मूला होता है जी इंटू में एल अपॉन ए, और कंडक्टिविटी जी के इक्वल होती है, कंडक्टेंस के इक्वल होती है। मतलब कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस एक ही चीज है, बराबर होते हैं दोनों। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए यानी एल 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, मतलब लेंथ और एरिया दोनों 1 1 हो जाएंगे, तभी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल होगी। और लेंथ इनटू एरिया होता है वॉल्यूम, यानी कि लेंथ और एरिया दोनों 1 1 होने का मतलब वॉल्यूम कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कंडक्टिविटी हमेशा मेजर की जाती है ऐसे कंटेनर के लिए जहां पर वॉल्यूम उस कंटेनर का कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। मतलब कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया तीनों के तीनों 1 होने चाहिए। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं बच्चों, कोई हमने कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर ले लिया, आप समझ के चलें इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया तीनों के तीनों 1 1 1 है। लेंथ भी 1 है, एरिया और लेंथ भी 1 है, और ब्रेड्थ भी 1 है, और हाइट भी 1 है। मतलब लेंथ और एरिया दोनों 1 है हमारे, यानी वॉल्यूम क्या है इसका? 1। तो आप कोई ऐसा कंटेनर ले लिया और इसके अंदर बच्चों कोई इलेक्ट्रोलाइट फिलअप है हमारा, कोई इलेक्ट्रोलाइट फिलअप है, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट ऊपर तक भरा हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पूरा वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूं, अब मैं उसको डाइल्यूशन कर रहा हूं। डाइल्यूशन का मतलब उसमें मैं वाटर ऐड कर रहा हूं। तो जब वाटर ऐड करूंगा, मान लो इसमें पहले से NaCl भरा हुआ था, अब और वाटर डालने से तो उसमें जो आयंस भरे हुए थे बच्चों को, कि पहले से पूरा भरा हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें से आयंस बाहर निकल निकल के जाएंगे। मतलब इसमें से जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो कम हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां, तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा डिक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। क्योंकि कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम मेजर की जाती है और पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस हमेशा डिक्रीज होते हैं, इसलिए ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन मैं बताता हूं क्या पूछा हुआ है, CH3COOH कह दिया, आपसे कह देते हैं कि भाई CH3COOH की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ऑन डाइल्यूशन, वाई? तो आप बता देंगे बिकॉज नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम। अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई के अंदर। और इसमें क्या क्वेश्चन है बच्चों? टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कंडक्टिविटी के ऊपर? बच्चों कंडक्टिविटी या किसी भी मोलर कंडक्टिविटी, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है उसके ऊपर? अभी अलग अलग होता है। अगर हमारी कोई मेटल है,
मेटल के केस में तो जो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस है डिक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ जाता है मेटल के अंदर, और अगर वाइब्रेशन बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर तो जो कंडक्टिविटी है वो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। बार बार बता रहा हूं मैं, मेटल के केस में डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कोई सॉल्ट है, तो उसके केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, उसके उसके नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा ब्रेक होंगे और उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। मतलब कहने का ये है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है कंडक्टिविटी पर मेटल के लिए और सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दोनों अलग अलग है। मेटल के लिए तो वो क्या होती है बच्चों? मेटल के लिए वो डिक्रीज होती है, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ जाने से मेटल के अंदर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ आयंस की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। जबकि बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्यूशन के केस में, मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वो इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन देख लें बच्चों, सीबीएसई के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन 2022 के अंदर, सिल्वर वायर दी आपको 60 डिग्री सेल्सियस पे और सिल्वर वायर 30 डिग्री सेल्सियस पर। आपसे पूछ लिया किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आप बता देंगे किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि सिल्वर मेटल है। मेटल के केस में अगर टेम्परेचर कम होगा तभी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देख लें आगे। अब बात कर रहा है अगर केसीएल सॉल्यूशन की, तो केसीएल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा बच्चों? केसीएल सॉल्यूशन में केसीएल आपकी बार सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो 60 डिग्री सेल्सियस वाले की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी सॉल्यूशन के केस में। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और तीसरा क्वेश्चन बच्चों अगर आप देखें तो ये हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वैसे कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। ये बात कर रहा है एक तो 0.1 m CH3COOH और एक 1 m CH3COOH। इसमें से पूछा है किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों 0.1 m का मतलब कंसंट्रेशन कम है, और कंसंट्रेशन कम होने का मतलब वो डाइल्यूट ज़्यादा हुआ पड़ा है, और डाइल्यूशन होने पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तो क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो अगर इसके अंदर कंडक्टिविटी पूछेगा तो कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी बच्चों 1 m वाले की, क्योंकि मैंने ऊपर बताया आपको कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर डिक्रीज होती है, तो इसकी कम होगी। लेकिन अगर बात करेगा मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर इंक्रीज होती है, तो वो 0.1 m वाले की ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो ये बातें सारी मैंने आपको बताई कि एक तो हमारी जो, दोबारा से बताता हूँ तो थोड़ा सा, एक तो हमारी सारी की सारी मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं। लेकिन सिंपल जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, क्योंकि वो पर यूनिट वॉल्यूम मेजर की जाती है। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर मेटल के केस में बात करें तो मेटल के केस में तो हमारा कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन के केस में इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब बात ही करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से बच्चों आपने देखा होगा ग्राफ वाला टॉपिक, ये ग्राफ वाले टॉपिक के अंदर हमारा, जैसे आपको ग्राफ बना के देंगे, आप ये वाला ग्राफ जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, ये ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आपको पता है बच्चों ये वाला ए हमारा स्ट्रॉन्ग है, और जो वाई एक्सिस पर कट नहीं करता वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें आपको थोड़ा सा बताता हूँ बच्चों में, जैसे कि ये है हमारा, ये इस तरह से ग्राफ बनता है। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी होती है, यहाँ पर अंडर रूट C कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये इस तरीके से हमारा जो इस तरह से आता है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये वाई एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जो वाई एक्सिस के समानांतर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जो इस तरीके से आता है, जो इसको वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर दे, वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो वाई एक्सिस पर काट जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और बच्चों इस पॉइंट को जहाँ पर ये इंटरसेप्ट करता है, इसको बोलते हैं हम कैप एम नॉट। कैप एम नॉट का मतलब होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब यहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है तो यहाँ पर ये हमारा जो ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला, ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर जाता है। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। तो बच्चों ये वाला जो ग्राफ है, जो वाई एक्सिस पर कट्स कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा। अब आप देखें जैसे कि यहाँ पर आपको बताया है, ये बच्चों हमारा
इसमें पूछ लेते हैं कि आपसे कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये वाला जो वाई एक्सिस पर अगर थोड़ा बढ़ा दें तो इंटरसेप्ट कर जाएगा, वाई एक्सिस पर ये स्ट्रॉन्ग है और ये वाला कैसा है, वीक है। दूसरा बच्चों ये पूछ लेते हैं कि कैप एम नॉट कहाँ पर होगी, यहाँ पर कहाँ पर ड्रॉ करेंगे कैप एम नॉट, जो वाई एक्सिस पर कट कर जाता है, जहाँ पर वाई एक्सिस पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला इंटरसेप्ट करता है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और एक चीज़ और बच्चों, अगर हम बात वीक इलेक्ट्रोलाइट की करें, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा वाई एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, अब ये कभी भी वाई एक्सिस पर कट नहीं करेगा, कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम इस ग्राफिकल मेथड से कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाई एक्सिस पर कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करता। और क्यों नहीं करता, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, कभी भी उसकी कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती, कभी भी इनफाइनाइटली डाइल्यूट नहीं होता। जब उसकी कंसंट्रेशन जीरो ही नहीं हो पाएगी तो वो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फाइंड नहीं की जा सकती इस मेथड से। और वो किस मेथड से फाइंड की जाती है, फिर हम उसके लिए फाइंड करने के लिए हमारा एक लॉ है बच्चों, कोल-रोश लॉ। कोल-रोश लॉ से वो डिटरमाइन की जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये बात है बच्चों, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेरी एक लाइन इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस का आंसर है बच्चों, ध्यान रखना। तो दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये है बच्चों, कैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोल-रोश लॉ को पूछने का उनका एक तरीका है कि राइट डाउन द स्टेट द लॉ विच इज यूज टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फाइंड करने के लिए लॉ यूज होता है, उस लॉ का नाम लिखे। उन्होंने कोल-रोश लॉ नहीं बोला, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फाइंड करने के लिए जो लॉ यूज होता है उसको लॉ को स्टेट करें, इस तरह से पूछ लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दूसरा आप देखें यहाँ पर एक चीज़ और पूछ लेते हैं यहाँ पर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे बोलूँगा मैं। मोलर कंडक्टिविटी जो कैप एम है वो कह रहा है कि ए की तो इंक्रीज हो रही है 25 गुना और बी की इंक्रीज हो रही है 2.5 टाइम्स, तो दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है बच्चों। अब आपको ऐसा देख के लगेगा, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो 25 गुना जिसकी बढ़ रही है वो ए है और 2.5 गुना जिसकी बढ़ रही है वो बी है। तो आप अंदाजा ऐसे लगाएंगे कि जो 25 गुना जिसकी बढ़ रही है वो स्ट्रांग है और जिसकी 2.5 गुना बढ़ रही है वो वीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में सीबीएसई के सैंपल पेपर में कि ए हमारा वीक होगा और बी हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। उल्टा होगा। ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है अपने आयंस में, अब डाइल्यूशन करने पर उसमें कुछ नहीं बचा। तो जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो वो कम इंक्रीज करता है नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले ही कंप्लीटली अपने आयंस सारे के सारे ऑलमोस्ट दे चुका है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अपने आयंस बचे हुए होते हैं। इसलिए हमारा ए तो हुआ बच्चों वीक जो 2.5 गुना बढ़ रहा है, और बी हुआ स्ट्रॉन्ग जो कि हमारा नहीं, ए हुआ हमारा वीक जो हमारा 2.5 गुना बढ़ रहा है, और बी हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग जो 25 गुना बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली पहले ही ब्रेक हो चुका है, डाइल्यूशन करने पर वो कम आयंस देगा, इसलिए 2.5 गुना वाला ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, और 25 गुना वाला वीक है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे बच्चों एक गिब्स फ्री एनर्जी का टॉपिक आता है। इसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर बच्चों बच्चे ऑलमोस्ट क्या गलती करके आते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है और ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन बच्चे नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड है, क्या गलती करके आते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाते, एन नहीं निकाल पाते। इसमें मेनली एन निकालने में ही दिक्कत होती है, बस एन निकालना ही बड़ी बात है इसके अंदर। तो एन कैसे निकाला जाता है बच्चों, क्योंकि एन डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है एन एफ ई नॉट सेल, तो एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकाला जाता है बच्चों, कहीं पे भी देख लें, जैसे 2Al से 2Al3 पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों ये 2Al से 2Al3 पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पर Al पे 0 है, यहाँ पर Al पर 3 पॉजिटिव है, तो 2 से 2 गुणा 3 कितना हुआ, 6। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 6 का। तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 हो गई। जहाँ से आपको पता लग जाए दोनों साइड इक्वल होगा, यहाँ से देख लीजिए जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, Ni का देख लेते हैं, निकल का 3 गुणा 2 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 गुणा 0, 6 और 0 के बीच में कितने का डिफरेंस आया बच्चों, 6 का। दोनों साइड सेम रहेगा, कहीं से भी पता लगा लीजिए, n की वैल्यू पता लगाना बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे मोस्टली गलती करके आते हैं, n की वैल्यू नहीं निकाल पाते और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है, बच्चे नॉर्मली इसमें गलत करके आते हैं। इसको देखो 2 इंटू Fe3 पॉजिटिव, 2 3 मतलब 6 हो गया, और यहाँ पर Fe का देखें दूसरी साइड प्रोडक्ट वाली साइड में, तो 2 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हो गया, तो 6 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है बच्चों, तो n की वैल्यू 2 आई।
और आप यहाँ नहीं देख सकते तो यहाँ देख लीजिए, 2 इंटू -1 ये 2 हुआ, और यहाँ पर I2 कितना है बच्चों 0, तो 2 और 0 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर भी 2 आई। तो n की वैल्यू कहीं से भी देख सकते हैं आप, बढ़ने वाली साइड या घटने वाली साइड, दोनों साइड बराबर होगी, और n की वैल्यू निकलते ही गिव्स फ्री एनर्जी निकल जाएगी, जिसको हम मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन भी बोलते हैं। फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। और बच्चे बैटरी के अंदर क्या गलती करके आते हैं, बैटरी के नॉर्मली वो यूज़ पढ़ लेते हैं, तो बैटरी के यूज़ पढ़ने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैटरीज जो हमारी है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी से बैटरी जो रिचार्ज नहीं हो पाती, सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्ज हो जाती हैं, उनकी एडवांटेज भी पढ़नी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि बच्चों मरकरी जो सेल होता है, जो हमारा रिस्ट वॉच में यूज होता है, जो छोटा सा सेल होता है इस तरीके का, जो आपकी कलाई घड़ी में यूज होता है, वो कांस्टेंट करंट प्रोड्यूसिंग होता है, कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करता है। ये हमारा हियरिंग एड्स जो होते हैं, जो उनको कम सुनाई देता है, उनके यंत्र में भी यूज होता है। तो मरकरी सेल की एडवांटेज क्या होती है, वो कांस्टेंट करंट प्रोड्यूसिंग बैटरी होती है। ड्राई सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम, जो कि ड्राइड सेल होता है वो कुछ देर बाद डेड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड जो होता है उस जिंक के कंटेनर को कोरोड कर देता है, जंग लगा देता है, और उसकी लाइफ लंबी नहीं होती, लॉन्ग लाइफ नहीं होती। मरकरी सेल की लाइफ लॉन्ग होती है फिर भी, तुलनात्मक रूप से, कंपेरेटिवली, जबकि मरकरी सेल करंट कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करता है, ड्राई सेल कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये एडवांटेज है एक दूसरे के ऊपर। फ्यूल सेल की एडवांटेज क्या है बच्चों, फ्यूल सेल बहुत कम पोल्यूशन करता है, पोल्यूशन लेस है, और मोर एफिशिएंट, और उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक दूसरे की एडवांटेज जरूर पूछनी जाती है एग्जाम के अंदर, और ये भी पता होना चाहिए कि आपको यूज़ क्या है। तो आपको पता है ड्राई सेल वॉल क्लॉक में, रिमोट में यूज़ होता है, मरकरी सेल रिस्ट वॉच में यूज़ होता है, हियरिंग एड्स में यूज़ होता है, फ्यूल सेल हमारा अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ होने वाला सेल था पहला, और इसकी एडवांटेज आपको पता ही है, मोर एफिशिएंट है, मोर पोल्यूशन लेस है। लेड स्टोरेज हमारा इन्वर्टर में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। और इस तरह से एक चीज़ और है बच्चों की, लेड स्टोरेज की हमारा रिएक्शन पूछ लेते हैं कई बार लेड स्टोरेज बैटरी की। वो कहते हैं कि जब यो यूज़ हो रहा है, वैन इट इज़ इन यूज़, वैन इट इज़ इन यूज़ का मतलब जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, जब वो यूज़ हो रहा है, तो हमें डिस्चार्ज की रिएक्शन लिखनी है। और जब वो बोल दे कि व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, वो कहते हैं राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, जब लेड स्टोरेज बैटरी करंट दिया जा रहा है तब इसकी रिएक्शन लिखो। इसका मतलब करंट देने का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी देने का मतलब बच्चों वो रिचार्ज हो रहा है, तब उसकी रिएक्शन लिखनी है। तो ये सारी बातें हैं बच्चों, जो मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा सीबीएसई के अंदर सिलेबस के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है। और बच्चे नॉर्मली यहाँ पर ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और रिपीटेटिवली करते हैं, और रिपीटेटिवली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये मैंने आपको PDF भी अवेलेबल करा दिया, लिंक में देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।